इंडिया इज ए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हो, जहां पर एसआईआर का मुद्दा चल रहा हो, वोट चोरी का मुद्दा चल रहा हो, वोट अधिकारों के लिए यात्राएं निकाली जा रही हो, या फिर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हो, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बार बार हस्तक्षेप किया जा रहा हो, डेमोक्रेसी को लेकर के जो है संशय जताया जा रहा हो, ऐसे देश में डेमोक्रेसी की तो बात होनी ही चाहिए। ऐसा देश जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो, जहां पर नागरिकों को सवाल पूछने के अधिकार हो, वहां पर लोकतंत्र की बात तो होनी ही चाहिए। एक ऐसा देश जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ऐसे देश में अगर लोकतंत्र किसी के अनुसार भी खतरे में हो तो लोकतंत्र की तो बात होनी ही चाहिए। खैर, नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार। आप देख रहे हैं दी गोल चक्र का एक जागरूकता बड़ा अभियान। आज डेमोक्रेसी पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें जनता का हर एक वर्ग शासन में अपनी भागीदारी को महसूस करे। ऐसी शासन पद्धति को हम लोकतांत्रिक शासन पद्धति कहते हैं। अरे, ये तो समझ में नहीं आया, आसान भाषा में समझते हैं। आसान भाषा में अगर हम समझें तो जनता का हर एक वर्ग, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, चाहे जनजातीय हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, महिला हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, उसको वोटिंग राइट होगा। इतना ही नहीं, वो अपनी शासन प्रशासन में भागीदारी को जब महसूस करे, विधि निर्माण में अपने आप को महसूस करे और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उस विधि को लागू कराए, ऐसी शासन पद्धति को लोकतांत्रिक शासन पद्धति कहते हैं। क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि जहां पर जनता का शासन हो? हाँ, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जहां पर जनता का शासन होता है, ऐसी शासन पद्धति को लोकतांत्रिक शासन पद्धति कहते हैं। तो भैया, हम तो घर ही में पड़े रहते हैं, हम तो शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं लेते, हम तो संसद में कभी बैठे नहीं, तो कैसे हमारे यहां लोकतांत्रिक शासन पद्धति हो गई? हाँ, ये अच्छा आपका सवाल है। पर जहां पर 140 करोड़ की जनसंख्या हो, 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या हो, जहां पर तमाम जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, तमाम भेदभाव हो, तमाम सांस्कृतिक विविधता हो, जहां पर तमाम धार्मिक विविधता हो, जहां पर तमाम भौगोलिक प्रकार की विविधता हो, ऐसे देशों में 140 करोड़ लोगों को साथ बैठाकर शासन कर पाना आसान है? नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसे में भारत में डेमोक्रेसी का स्वरूप तो स्वीकार किया गया, लेकिन लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली को स्वीकार किया गया, मतलब प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र के स्वरूप को स्वीकार किया गया। सीधा सा हम आप जनता, जितने भी जनता हैं, वो हम अपने विचारों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार और अपने जो है प्रावधानों के अनुसार अपनी जो है प्रतिनिधि का चुनाव कर लेते हैं। और यही हमारे प्रतिनिधि संसद या राज्य विधान मंडल में जा करके ये हमारी आवश्यकताओं के अनुसार, हमारे विचारों और हमारी जरूरतों के अनुसार कानून का निर्माण करते हैं। इसी को हम प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहते हैं, इसी को हमने अपनाया हुआ है। तो लोकतंत्र की अप्रत्यक्ष प्रणाली को हमने अपनाया हुआ है, जिसे जो है प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहते हैं। डायरेक्टली हमने डेमोक्रेसी को नहीं अपनाया हुआ है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जहां पर डायरेक्टली जनता शासन करे, लेकिन हम तो शासन नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन कर रहे हैं। ऐसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को प्रतिनिधि मूलक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। खैर, थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाना जरूरी है, अरस्तु को लेकर चर्चा भी करना जरूरी है। अरस्तु के टाइम पीरियड पर अरस्तु ने जो है 158 देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और वो पाते हैं कि 158 देशों का राजनीतिक अध्ययन करते हैं, राजनीतिक प्रणालियों का, और वो 3 प्रकार की शासन पद्धतियों को पाते हैं। एक व्यक्ति शासन कर रहा था। कुछ ऐसे देश थे जहां पर एक व्यक्ति शासन कर रहा था। ऐसी शासन पद्धति को उन्होंने राजतंत्र बोला। और यही राजतंत्र जब निरंकुश हो जाए, इसी को हम अधिनायकवाद बोलते हैं। कुछ ऐसे देश भी अरस्तु को मिले जहां पर कुछ लोग शासन कर रहे थे। ऐसी शासन प्रणाली को उन्होंने कुलीन तंत्र कहा। जैसे कुछ पंडित जी टाइप हो गए, कुछ बाबू साहब टाइप हो गए, कुछ यादव जी टाइप हो गए, ठीक है ना? समझ रहे हैं ना ये चीज? मतलब कि समाज, परिवार या फिर आसपास के जो, ठीक है, मोटा भाई टाइप लोग वो शासन प्रशासन में भागीदार लें, जो बिजनेसमैन हो गए, अधिकारी हो गए, या फिर और कुछ लोग हो गए, सो कॉल्ड। तो ऐसी शासन पद्धति को हम लोकतंत्र, ऐसी शासन पद्धति को कुलीन तंत्र पर आधारित शासन पद्धति कहते हैं। अरस्तु कुछ देश को ऐसा भी पाते हैं जहां पर जनता शासन कर रही है, जहां पर
हर वर्ग जनता का शासन कर रहा है, जहां पर हर नागरिक शासन कर रहा है, ऐसी शासन पद्धति को अरस्तु ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति कहा, डेमोक्रेसी कहा। खैर, उतने समय तो पोरस, उतने समय जो ग्रीस की जनसंख्या थी वो 7,000 के आसपास हुआ करती थी, और एक धर्म को बिलोंग करने वाले, एक संस्कृति और एक भाषा को बिलोंग करने वाले महज 7,000 जनसंख्या के आधार पर ये चीजें आसान हो जाती हैं कि सारे लोग शासन कर सकते हैं, तो उसमें कोई मामला क्रिएट नहीं होता है। लेकिन जब 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या, विविध धर्म हो, विविध भाषा हो, ऐसे में सारे लोगों को शासन करने के लिए बोला जाए तो वहां पर चीजें क्रिटिकल होंगी, टफ होंगी, ठीक है ना। तो खैर, डेमोक्रेसी सामान्य अर्थों में यही है कि जहां पर डायरेक्टली जनता शासन करे, जनता का हर एक वर्ग शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी को महसूस करे, ऐसी शासन पद्धति को हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। लेकिन जहां पर ज्यादा लोग होते हैं तो वहां पर प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र स्थापित किया जाता है। अब्राहम लिंकन को भी साथ में ले ही लेते हैं। अब्राहम लिंकन का मानना था कि ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। उन्होंने कहा जनता का शासन, जनता द्वारा शासन और जनता के लिए शासन। डेमोक्रेसी की कुछ परिभाषा इस प्रकार उन्होंने निकाली। खैर, तो आई होप आप समझते ही होंगे कि डेमोक्रेसी अब क्या है, भारत में किस प्रकार की डेमोक्रेसी अपनाई गई है, या फिर डेमोक्रेसी के प्रकार क्या होते हैं। मैं आपको बताते चलूं कि इतने समय डेमोक्रेसी को लेकर के काफी बड़ा मुद्दा उजागर हुआ है। उजागर क्या, बड़ा मुद्दा चल रहा है एसआईआर को लेकर के। बार बार जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जो है हस्तक्षेप को लेकर के, उस पर जो है बयानबाजी को लेकर के। ठीक है, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ईवीएम में अगर कुछ गड़बड़ियां हैं तो आप चीजों को बता सकते हैं, वोट अधिकार यात्रा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। पर और भी मुद्दे हैं, विकास के और भी मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, पर्यावरण का मुद्दा है, ठीक है ना, एजुकेशन का मुद्दा है, चिकित्सा का मुद्दा है। विपक्ष से एक बार ये भी अपील है कि डेमोक्रेसी तो सुरक्षित होनी ही चाहिए, साथ ही साथ आप इन सब चीजों पे भी थोड़ा सा वर्क करें तो भारत के लिए, भारत के विकास के लिए ज्यादा अच्छा होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।